Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो let's have a look at the question number 4. The question says the ratio of the radius of gyration of a thin uniform disk about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of the disk about its diameter is in dash. तो देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि पहले केस में है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा mr² अपॉन 2. क्लियर है। और अगर हम लोग दूसरे केस की बात करें तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mr² अपॉन 4 के बराबर। अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं कि सेकंड केस में ये mr²/4 क्यों आता है। क्योंकि अगर मैं इसे x एक्सिस कह रहा हूं और इसे मैं y एक्सिस कह रहा हूं, तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि ix प्लस iy इज इक्वल टू iz। ठीक है। और सिमेट्री से ix और iy क्या है, सेम है। तो ix और iy को मैं अगर i कह दे रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया 2y, है ना। और राइट हैंड साइड iz है। तो बेसिकली iz क्या हो जाएगा, iz हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, जो कि किससे पास कर रही है, थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो वो तो हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी देख रखा है कि वो कितना आता है, mr²/2 आता है। ठीक है। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं कि i की वैल्यू कितनी आ रही है, mr²/4। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करें तो हमारे को क्या करना होगा, mr²/2 को है ना किसके बराबर करना होगा, mk1² के। क्लियर है बात। और इसी तरीके से सेकंड केस में mr²/4 को किसके बराबर करना होगा, mk2² के। क्लियर है बात। तो देखिए बच्चों, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा k1² अपॉन k2² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 और इधर आ जाएगा 4 ऊपर। ठीक है। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि k1/k2 जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा √2 के, और यही हमारा आंसर है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज √2:1। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अपने को मालूम होना चाहिए कि रेडियस ऑफ जायरेशन आखिर होता क्या है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि कोई एक्सिस है ना, और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है, i है। ठीक है। और इस बॉडी का मास है m। तो हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन k को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं सच दैट कि i इज इक्वल टू हो जाए mk²। ठीक है। तो बच्चों, एक एग्जांपल के थ्रू इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक रिंग है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट है ना, इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, तो वो आता है mr²। ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, i इक्वल टू mk²। ठीक है। तो mk² बराबर क्या पुट कर देंगे, i, और i की वैल्यू है mr²। तो रिंग के केस में जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो कितने के बराबर आ जा रहा है, r के बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर रिंग ना होती बल्कि एक क्या होता, एक इतने ही मास का पार्टिकल होता, तो उसे आपको इस एक्सिस से कितनी दूरी पर रखना पड़ता, उसे आपको इस एक्सिस से r दूरी पर रखना पड़ता, है ना। कुछ इस तरीके से यहां पर रखना पड़ता इस m मास के पार्टिकल को। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता जितना पिछली बार आ रहा था। क्लियर है। तो यही है सिग्निफिकेंस किसका, रेडियस ऑफ जायरेशन का। ठीक है। चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन changes from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. We need to find the angular acceleration in radian per second square. तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक फ्लाई व्हील है ना, जिसकी एंगुलर स्पीड जो है वो चेंज कर रही है फ्रॉम 1200 rpm टू 3120 rpm 16 सेकेंड्स में। तो हमसे ये एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया है। ठीक है। तो बच्चों, इस सवाल में हम लोग समझ पा रहे हैं कि जिस सेंस में यहाँ पर ओमेगा है, सेम उसी सेंस में क्या होगा, अल्फा भी होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर स्पीड क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों, यहाँ पर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी।
क्लियर है बात? तो यहां से देखिए अल्फा कितना आ जाएगा, तो अल्फा आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या आ जाता है हमारा जवाब, तो ये हो गया फाइनल ओमेगा जो है वो है 3120। तो 3120 माइनस क्या करेंगे 1200 जो कि इनिशियल ओमेगा है अपॉन टाइम टेकन है 16 सेकेंड्स। तो ये बेसिकली न्यूमरेटर है आरपीएम में और डिनोमिनेटर है सेकेंड्स में। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हमारे पास कितना आ गया, तो हम लोग देख पा रहे हैं ये आ गया है 0, फिर इधर आएगा 2 और इधर आएगा 9 और इधर आएगा 1। तो 1920 आरपीएम अपॉन 16 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमें जवाब देना था किसमें, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में। तो इस वजह से हमें आरपीएम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि 1 आरपीएम का मतलब क्या होता है, 1 आरपीएम का मतलब होता है 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्लियर है बात? इसका मतलब 1 आरपीएम का मतलब ये हो गया कि 60 सेकेंड्स में, है ना, 60 सेकेंड्स में कितना रेडियन कवर हो रहा है, तो 1 रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि 1 सेकंड में कितना रेडियन कवर होगा, तो 2 पाई अपॉन 60 रेडियन, है ना। तो बेसिकली 1 आरपीएम का मतलब क्या हो गया, 1 आरपीएम का मतलब हो गया 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो अल्फा आया था वो कितना आया था 1920 आरपीएम अपॉन 16 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आरपीएम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहां पर 2 पाई अपॉन 60 से इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर के हमारा जवाब रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं 16 इंटू 6 96 होता है और उसका डबल जो है 192 होता है। तो यहाँ पर आ गया ट्वाइस, तो ये हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 4 पाई। ठीक है, चलिए बच्चों तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन सेज two objects of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 kg mass is dash. चलिए बच्चों तो इस सवाल में हम लोग देख पा रहे हैं कि दो पार्टिकल्स हैं, है ना, एक 10 kg का एक 20 kg का, और दोनों कनेक्टेड हैं टू द एंड्स ऑफ अ लाइट रिजिड रॉड जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर है। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 10 kg जहां पर है उसे हम लोग ओरिजिन कह देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं XCOM का। तो XCOM बराबर क्या हो जाएगा, तो M1 इंटू X1 प्लस M2 इंटू X2 जो कि है 10 अपॉन M1 प्लस M2 दैट इज 10 प्लस 20। तो ये कितना हो गया, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हो गया 200 अपॉन 30 मतलब कि 20 अपॉन 3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि सवाल का जवाब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए बच्चों लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 20। द क्वेश्चन सेज a shell of mass m is at rest initially. It explodes into 3 fragments having mass in the ratio 2:2:1. If the fragments having equal mass fly off along mutually perpendicular directions with speed v, the speed of the third lighter fragment is, और हमारे को 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक शेल था जिसका मास m था, वो पहले रुका हुआ था, अब वो एक्सप्लोड कर गया 3 फ्रैगमेंट्स में और इनके मास रेशियोज क्या है 2:2:1। तो यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली इसे दिखाया है 2:2:1 है, तो हम लोग यहाँ पर मासेस कैसे यहाँ पर रख सकते हैं, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक को बोल देते हैं m/5, एक को 2m/5 और एक और को 2m/5। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 मासेस दिखा दिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भारी मासेस थे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में गए विद स्पीड भी। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि एक x के लॉन्ग गया एक y के लॉन्ग गया। अब तीसरे मास को हम लोगों को देखना है और उसकी स्पीड पता करनी है। ठीक है,
तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग 2m/5 और 2m/5 वाले को देखें तो एक का मोमेंटम कितना है? एक का मोमेंटम है 2mv/5 और दूसरे का भी मोमेंटम है कितना? 2mv/5। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो रिजल्टेंट मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो जाएगा कितना? 2mv/5 मल्टीप्लाइड बाय √2, क्योंकि इन दोनों मोमेंटम में 90 डिग्री का एंगल है। तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो m/5 मास वाला फ्रैगमेंट है, इसका मोमेंटम भी कितना होना चाहिए? इसका मोमेंटम मैग्नीट्यूड वाइज 2mv√2/5 के ही बराबर होना चाहिए, और डायरेक्शन वाइज ये कैसा होना चाहिए? बिल्कुल एंटी पैरेलल। ठीक है। और ऐसा बच्चों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिस्टम का शुरुआत में कोई भी नेट मोमेंटम नहीं था। तो यहां पर हम लोग क्या बोल देंगे कि इसका मास है m/5 और लेटर से वेलोसिटी है v डैश। तो m/5 इंटू वी डैश ये अकेले किसके बराबर होना चाहिए? 2√2 mv/5 के। ठीक है। तो 5 से 5 कट गया, m से m कट गया, तो v डैश की वैल्यू आ गई कितनी? 2√2v। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑलराइट।